रहे होंगे, अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और अपने समय का सदुपयोग भी कर रहे होंगे। हालांकि आज हम लोग हिंदी मीडियम में ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, उसी को आगे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पिछली बार हमने पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं ये ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टली को इंग्लिश में क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टली को हम लोग एमार्फस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलीय ठोस अगर बात करें तो इनको जनरली हम इनके बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर हमने बांटा था। उसके आधार पर अगर हम बात करें तो आणविक ठोस होते हैं। कौन से होते हैं? आणविक ठोस होते हैं। सहसंयोजी ठोस होते हैं। सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस को बेटा नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है, नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक। और हमने इसके बाद आयनिक के बाद हमने जो चर्चा की थी वो धात्विक ठोस की चर्चा की थी, धात्विक ठोस। तो ये सब हम लोग ध्यान से पढ़ चुके थे, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे, आप सब लोगों ने पढ़ भी लिया होगा अच्छे से। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज अब हम लोग ठोसों की संरचना के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ठोसों की संरचना के बारे में। और ठोसों की संरचना जब पढ़ते हैं, यानी ठोसों की संरचना जब पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमें ये पढ़ना है द्विगजालक व एकक कोष्ठिका। द्विगजालक और एकक कोष्ठिका क्या होती है? जैसे कोई ठोस बना है, कोई भी ठोस, चलो एक छोटा सा उदाहरण लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक बहुत बेसिक सा लेते हैं, जैसे एक दीवार है, कोई भी दीवार। तो दीवार में ईंटों का क्रम कुछ इस तरीके से, जैसे ये एक दीवार बनी हुई है। ठीक है, ये एक दीवार है जिसमें बहुत सारी ईंटें लगी होंगी, ध्यान देंगे आप सभी लोग। तो ये जैसे ईंटें लगी हुई हैं इसमें और इस तरीके से ये बनी हुई है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ आपके सामने बनी होगी। तो ऐसे ही ये अरेंज होते हुए बहुत दूर तक अरेंज हो सकती है। तो अगर हम देखें तो इसमें इस तरीके से छोटी छोटी इकाइयां त्रिविमीय रूप में बहुत व्यवस्थित हुई हैं। एक ईंट त्रिविमीय रूप में होती है, तो उस तरीके से ये व्यवस्थित हुई होंगी और बहुत सारी व्यवस्थित होकर इकाइयां एक बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। और यहाँ पर ये कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पर अवयवी कण होते हैं जिनसे कोई ठोस बना होता है। अभी हम इसका एक दूसरा रूप भी बनाएंगे जिस रूप में एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार की बहुत लंबी व्यवस्था को, अब लंबी क्या हम कहते हैं? अनंत व्यवस्था को। और ये जो छोटे छोटे कण हैं यानी अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं बेटा? आप सबको पिछले वीडियो में बताया था क्या होते हैं? अणु, परमाणु अथवा आयन। तो अणु, परमाणु अथवा आयन जो हैं उनकी इसी तरीके से बहुत अनंत व्यवस्था त्रिविमीय रूप में अरेंज हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम द्विगजालक कहते हैं। चलो हम ध्यान अब इसी से एक त्रिविमीय रूप बनाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा उस त्रिविमीय रूप को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चलो बना रहने देते हैं। इस तरीके से आप रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझो हमने कैसे बना रहे हैं त्रिविमीय रूप। एक ये बना लिया, एक ये हो गया रेक्टेंगल, और एक और बना लेते हैं इस तरीके से, ये बना लिया। इनको हम क्या करते हैं, इन तीनों कॉर्नर्स को आपस में ऐसे कॉर्नर जो हैं उनको सबको मिला देते हैं। एक इसके सेंटर में ऐसे बना लेते हैं और बॉटम वाली लाइन को बॉटम वाले से, अपर लाइन को इसमें अपर से, और फिर ऐसे मिला देते हैं। यहाँ पर भी एक ले लेंगे ऐसे, और ये जो आउटर है वो इनर लाइन से, और जो इनर है वो आउटर लाइन से, इस तरीके से। मिडिल लाइन से, इसमें भी मिडिल लाइन से। तो इस तरीके से ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें जो ये कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, ये कॉर्नर्स यहाँ पर आप इस तरीके से डॉट बना दीजिए। ये जो डॉट हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अवयवी कण हैं। ऐसे जो बिंदु बना रहे हैं हम, ये सब क्या हैं? ये अवयवी कण हैं बच्चा। क्या हैं? अवयवी कण हैं। ये सारे अवयवी कण होंगे।
ठीक है, ये अवयवी कण है। ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अवयवी कण हैं। क्या है? अवयवी कण। और ये जो पूरा बना है इसी को हम क्या बोलते हैं? द्विक-जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विक-जालक। ठीक है, और जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ये अवयवी कण है, जालक बिंदु जिन्हें बोलते हैं हम। ये अवयवी कण है यहाँ पर, यानी इसको हम बोलते हैं जालक बिंदु। और जालक बिंदु पर क्या पाए जाते हैं? जालक बिंदु पर अवयवी कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण। तो ये जालक बिंदु है जिस पर अवयवी कण। तो इसमें देखिए यानी क्या है, ये कोई यहीं तक व्यवस्था नहीं है, और आगे भी ऐसे व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, ये व्यवस्था और भी आगे जा सकती है। लेकिन अब ध्यान दीजिए हमने क्या इसको परिभाषित किया कि अवयवी कणों की अनंत व्यवस्था के त्रिविमीय रूप को द्विक-जालक कहते हैं। अवयवी कणों के जो व्यवस्था त्रिविमीय व्यवस्था हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? द्विक-जालक। और इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है जो बार बार इसमें रिपीट होती है, जैसे कि इसमें सबसे छोटी इकाई कौन है? ईंट। ठीक, इसी तरीके से इसमें भी सबसे छोटी इकाई होगी एक, जिसके बार बार रिपीट होने से ये जालक बना है। उस सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे? इकाई कोष्ठिका कहेंगे, या इकाई सेल कहेंगे, या एकक कोष्ठिका। जैसे इसमें सबसे छोटी इकाई ये ईंट है। ठीक है, इस तरीके से अगर निकाल लें इसको, ये है। अब इसके अंदर अगर हम ध्यान दें तो इसके अंदर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको डार्क आउटलाइन बना रहा हूं जैसे कि आपके समझ में कुछ आ जाए थोड़ा सा। ये अब इसको मैं बाहर बना रहा हूं, आउटलाइन इसको निकालकर थोड़ा बाहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर थोड़ा स्पेस कम है, तो ये हुआ। इसको चलो इसको साफ कर देते हैं, उसके पास में ही बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो त्रिविमीय सेल क्या हो जाएगी? इस तरीके से ये छोटी सी इकाई है, ये। अब इसकी बार बार पुनरावृत्ति से ये जो आप देख रहे हैं इसको अगर हम देखें तो ये सबसे छोटी इकाई है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से ये द्विक-जालक बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल, इसको क्रिस्टल जालक भी कहा जाता है। द्विक-जालक, या इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक भी इसको कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक की बात करी जाए तो क्या होता है? अगर हम इकाई कोष्ठिका की बात करें, ये इकाई सेल या इकाई कोष्ठिका भी, इसको एकक कोष्ठिका या इकाई सेल भी बोलते हैं। इकाई सेल यानी यूनिट सेल, या फिर एकक कोष्ठिका बोलते हैं, एकक कोष्ठिका। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई सेल को अगर परिभाषित करें दूसरी तरीके से तो क्या होगा? क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी, क्रिस्टल जालक की पुनरावृत्ति की सबसे छोटी इकाई को एकक कोष्ठिका कहते हैं, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक त्रिविम संरचना का निर्माण होता है। इस त्रिविम संरचना को हम क्या कहते हैं? द्विक-जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विक-जालक। तो इस त्रिविम संरचना को हम क्या कहते हैं? द्विक-जालक कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे इकाई सेल की, और उसके बारे में बात करेंगे, उसके प्रकारों के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इकाई सेल की। इकाई सेल हमने बताया, इकाई सेल में क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं कॉर्नर पर। ठीक है, ये अवयवी कण हैं। अब इसमें देखें तो इस तरीके से अगर हम एक्सिस की बात करें तो एक्सिस क्या होंगे? 3 एक्सिस होंगे। एक होगा इसका एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस अगर मान लेते हैं, इसमें एक्स है ए, जेड है बी और वाई है सी। तो ए बी सी जो है, जहां पर ये अगला जालक बिंदु बनाया जा रहा है, ये जालक बिंदु जहां तक जा रहा है, जिस दूरी तक जा रहा है, इस बिंदु से जिस दूरी तक जा रहा है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? अक्षीय दूरी। तो ए बी और सी अक्षीय दूरियां हो जाएंगी, और इन दो एक्सिस के बीच बना कोण अक्षीय कोण हो जाएगा, एक्सियल एंगल हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण हो जाएंगे। हालांकि ये थोड़ी सी जानकारी थी इकाई सेल के बारे में, हम अभी आगे पढ़ेंगे, ब्रेविस जालक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इकाई सेल कितने प्रकार की होती हैं। तो इकाई सेल हमने बताया क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी
इकाई को इकाई सेल कहते हैं, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक त्रिविम संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विजालक कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो क्रिस्टल जालक की पुनरावृत्ति की सबसे छोटी इकाई को इकाई सेल कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान से पढ़िएगा कि इकाई सेल कितने प्रकार की होती हैं। तो इकाई सेल जनरली 2 प्रकार की होती हैं। इकाई सेल जनरली 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक इकाई सेल वो होती है जिसे हम कहते हैं साधारण घनीय इकाई सेल या एकक कोष्ठिका। ठीक है, एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। साधारण या घनी, इसको आद्य भी कहते हैं, आद्य प्राइमेटिव आद्य, इसको बेटा एकक कोष्ठिका भी कह सकते हो। अब एक होगी साधारण घनीय या आद्य एकक कोष्ठिका, दूसरी जो होती है वो होती है केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका या इकाई सेल, केंद्रीय घनीय इकाई सेल। तो ये जनरली 2 प्रकार की होती है। यहां से मैं लाइन खींच देता हूं ताकि वो अलग रहे। अब आप समझिए ये कितने प्रकार की होती हैं? जनरली 2 प्रकार की होती हैं, एक साधारण घनीय एकक कोष्ठिका और एक होती है केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका। साधारण घनी एकक कोष्ठिका क्या होती है, ध्यान से समझिए। जैसे कि घनीय जालक है, एक कोई भी घनी, आप एक कोई बॉक्स को इमेजिन कर सकते हो, कोई भी बॉक्स लेकर उसको इमेजिन कर सकते हो। उसमें क्या होगा, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे कि अगर कोई भी क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्यूब है आपके सामने, ये अवयवी कण है, इसके अवयवी कण है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें कितने अवयवी कण हैं। इसमें पहले कोने देखिए कितने हैं, कॉर्नर्स। तो कोने कितने हैं, ये कोने हैं यानी जालक बिंदु। तो कोने कितने होंगे, 8 होंगे, 2 4 6 8 हैं। ठीक, 8 कॉर्नर हैं। और इसमें जो फलक होता है, एक होता है कॉर्नर, एक होता है फलक, फेस जिसे कहते हैं। फेस का मतलब होता है जैसे आप जिस कमरे के अंदर बैठे हो, आप इमेजिन करिए कि उस कमरे की जो दीवार है, दीवार, जैसे कि आप देखते होंगे कि कितनी दीवारें हैं कमरे में, एक दाईं तरफ बाईं तरफ। ठीक है, तो कितनी हो गई, 2 हो गई, एक ऊपर एक नीचे। कितनी हो गई, 4 हो गई, एक आगे एक पीछे। 6 हो गई या नहीं? तो टोटल 6 दीवार होती है, यानी 6 फलक होते हैं, उन्हीं को हम फलक बोलते हैं। तो इसमें ये फलक हैं, इनको फलक बोला जाता है। बेटा क्या बोला जाता है? ये फलक हैं। क्या है? ये फलक हैं। क्या है? ये फलक हैं। तो ये 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 और एक ये इधर है 5 और एक इसके पीछे, 6 फलक होंगे टोटल। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है, जब अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने पर पाए जाते हैं, घन के सिर्फ कोने पर पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को साधारण घनीय एकक कोष्ठिका यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक, ये इंग्लिश में लिख दें क्योंकि इंग्लिश में ही इसमें ज्यादा टर्म यूज होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, साधारण घनी एकक कोष्ठिका या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसको कहते हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर हम दूसरे में आ जाते हैं, केंद्रीय। अब केंद्रीय की बात की जाए तो केंद्रीय क्या कितने प्रकार की होंगी, तो ध्यान दीजिएगा, ये बेटा 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है फलक केंद्रीय, एक होता है फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। अब फलक केंद्रीय क्या होता है, लेकिन फलक केंद्रीय, चलो फलक केंद्रीय पढ़ लेते हैं। फलक केंद्रीय जिसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं, FCC, शॉर्ट फॉर्म में इसको FCC बोला जाता है। ठीक है, FCC। और एक होता है बॉडी सेंटर्ड जिसको BCC बोला जाता है। फिलहाल चलो हम फलक केंद्रीय की बात करते हैं। तो एक हम साधारण घनी एकक कोष्ठिका बना लेते हैं। साधारण घनी एकक कोष्ठिका क्या होती है, उसमें अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ घन के प्रत्येक कोनों पर पाए जाते हैं, घन के प्रत्येक कोने पर पाए जाते हैं, घन के प्रत्येक कोने पर पाए जाते हैं। तो अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने पर उपस्थित होते हैं, घन के प्रत्येक कोने पर उपस्थित हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फलक केंद्रीय में क्या होता है, ये तो साधारण घनी एकक कोष्ठिका है। अगर घन के प्रत्येक कोने के साथ में, घन के प्रत्येक कोने के साथ में
प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी अगर अवयवी कण पाए जाते हैं, जैसे ये फलक केंद्र है और फलक केंद्र कितने, फलक 6, तो फलक केंद्र भी कितने, एक, ये आमने सामने हो गए। ठीक है, तो इस तरीके की जब एकक कोष्ठिका होती है तो उसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी FCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका। अब अगली बात आती है, अगली जो होती है कोष्ठिका जिसे हम कहते हैं काय केंद्रीय, काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, जिसको इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड कहा जाता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब BCC। इसमें क्या होता है, अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने पर पाए जाते हैं। अब ये कौन सी हो गई? सिंपल क्यूबिक। तो अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने के साथ साथ घन के केंद्र में भी पाया जाता है। अगर केंद्र में भी पाया जा रहा है, केंद्र में भी पाया जा रहा है तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को क्या कहते हैं? इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। जैसे जिस कमरे में बैठे उसके बीचों बीच में भी एक अवयवी कण आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम BCC बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आए होंगे। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ज्यादातर इसको 1 नंबर पर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर पर प्रयोग करते हैं, बाकी आप कैसे भी कर लो। एक और बचता है, उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर बना देते हैं, इसको आप बना लिए होंगे पहले और इसको साफ कर देते हैं। जो इकाई सेल की परिभाषा लिखी थी उसी के साइड में इसको बना लेना। ठीक, इसको साफ कर रहा हूं मैं। अब जैसे बात करता हूं, एक और इसमें बची हुई है, एक जो बची है उसको हम कहते हैं इंड सेंटर्ड मतलब अंत केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। अंत केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंड सेंटर्ड क्यूबिक। इसको आप ECC बोल सकते हो, ECC। इसका बहुत कम यूज होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अवयवी कण घन के प्रत्येक कोने पर तो पाए जाएंगे, कोने पर तो पाए जाएंगे, लेकिन कोने के साथ साथ आमने सामने के किन्हीं 2 फलकों पर पाए जाएं, 2 फलकों पर आमने सामने के। जैसे कि अगर इस फलक के केंद्र पर है तो यहां पर भी हो सकता है, तो ये आमने सामने के 2 फलकों पर है अवयवी कण, तो ये कौन सी है? इंड सेंटर्ड। एक और भी हो सकता है, जैसे अगर हम ध्यान दें तो एक और भी हो सकता है, क्या? जैसे कि ये आमने सामने के 2 फलक छोड़ दें तो यहां पर भी हो सकता है, ये भी इंड सेंटर्ड है। ठीक है, एक और भी बन सकती है इसमें, ये अवयवी कण है। अब अगर ये इन फलकों को देखें तो इधर भी आमने सामने के 2 फलक हैं, यहां पर भी हो सकते हैं अवयवी कण। तो कुल मिला के ये सारे इंड सेंटर्ड क्यूबिक हैं, यानी घन के कोने के साथ साथ आमने सामने के किन्हीं 2 फलकों पर अवयवी कण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को अंत केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका कहते हैं। देखो बेटा, आप लोग इंटरमीडिएट में हैं, ये पहला चैप्टर थोड़ा सा इसमें टर्मिनोलॉजी जो है, टर्मिनोलॉजी जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो थोड़ा सा अजीब लगता होगा, लेकिन घबराना नहीं है, ध्यान से उनको पढ़ना है, समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अजीब से हैं थोड़े से शब्दों का प्रयोग जो है, या शब्द हैं थोड़े से टर्मिनोलॉजी हम कह सकते हैं, तो थोड़ी सी टफ है। अब आता है ब्रेविस जालक। तो ब्रेविस जालक में क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC और ECC। इसका प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर होने वाला है, बहुत कम होगा ही नहीं ज्यादातर। तो अब एक चीज ये सुनिए अंत में कि जैसे हम यहाँ पर अभी एक जोड़ने वाले हैं ब्रेविस जालक। तो ब्रेविस जालक हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है और वो तुम लोग इंग्लिश में ही याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। वो इंग्लिश में ही अगर आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, काम आएगा इंग्लिश में ही। और हिंदी में उसमें और भी कठिन टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश में थोड़ा सही है।
तो आप लोग इंग्लिश वाला ही याद करोगे, हम उसको इसी वीडियो में कनेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अभी आपको उसी तरीके से मिल जाएगा, आगे आप उसी को कंटिन्यू पढ़ेंगे और वैसे ही लिख लेंगे नोट्स में, ठीक है। तो चलो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद बेटा, ध्यान से पढ़िए, घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप लोगों को कैसा लगा वो नीचे कमेंट में लिख दिया करो, ताकि अगला वीडियो बनाने में थोड़ी एनर्जी मिलती है। बताने वाले हैं 7 प्राइमिटिव यूनिट क्रिस्टल सिस्टम। जैसे कि हर कोई भी यूनिट सेल होती है उसमें एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस कुछ होती है, तो उस एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस के बिहाफ मतलब आधार पर अगर हम बोले बेसिस पर कि इनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ वैल्यू कहीं ना कहीं ये चेंज होती रहेगी। तो ब्रेविस ने इन्हीं के बेसिस पर इनको 7 प्राइमिटिव जो यूनिट सेल है उनको 7 टाइप में डिवाइड किया है। उनको हम ब्रेविस लैटिस या फिर हम 7 क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि फर्दर 14 में डिवाइड हो गए थे। यानी ये 7 तो प्राइमिटिव थे और प्राइमिटिव के अंदर भी सेंटर्ड प्रेजेंट थे, ठीक है। तो उनकी हम बात करेंगे। तो जैसे अब हम चलो आज उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो आप देखिए ये टेबल मैंने पहले से बना रखी है, ध्यान दीजिएगा। ये 7 प्राइमिटिव यूनिट सेल हैं। ये यूनिट सेल के टाइप हैं। यूनिट सेल कौन कौन सी हो सकती हैं? क्यूबिक हो सकती है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये टोटल 7 हैं। अब चाहें तो इनको देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होती हैं। अब कैसे पहचानेंगे? जैसे कि क्यूबिक है, क्यूबिक, तो क्यूबिक में जो एक्सियल डिस्टेंस है अल्फा ए बी सी ये इक्वल होंगे, और इनके जो एक्सियल एंगल है वो भी इक्वल होंगे आपस में, और वो कितने के इक्वल होंगे? 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्यूबिक सिस्टम में याद रखना एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल इक्वल होते हैं। एक्सियल डिस्टेंस अल्फा ए बी सी इक्वल होंगे और अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होंगे, और ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ये एक बार यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एक बार आ चुका है यूपी बोर्ड में, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, अगले हम बात करते हैं टेट्रागोनल में। अब जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे, बस अब ए और बी इक्वल होंगे लेकिन सी इक्वल नहीं होगा। ए बी इक्वल होंगे लेकिन सी इक्वल नहीं होगा, और फिर इस तरीके से ये भी आपस में इक्वल होंगे 90 डिग्री के। ऑर्थोरोम्बिक में देखो तो ये तीनों इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्वल था, एक इक्वल नहीं, दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये तीनों इक्वल हैं। यहां तक अगर आप देखो तो इसमें हमने क्या हो रहा है कि सिर्फ एक्सियल एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है, जबकि एक्सियल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जबकि एक्सियल एंगल इक्वल है सब में, ठीक है। अब इसके आगे वो आगे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इसके, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह ऑर्थोरोम्बिक में। अब आगे ध्यान दीजिए, जैसे ही हम हेक्सागोनल में पहुंचते हैं तो ये 3 बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ये एक एक क्रॉस करना है, ये 90 इक्वल होंगे, ठीक। अब हेक्सागोनल में क्या होता है? हेक्सागोनल में ए मतलब कि एक्सियल एंगल में ये दोनों बराबर होंगे लेकिन सी इक्वल नहीं होगा। अब इसमें खास बात यह है कि अल्फा बीटा एंगल आपस में इक्वल हैं, लेकिन जो गामा है वो 90 ना होकर 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 120 डिग्री, ये याद रखिएगा बस। फिर इसके बाद अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो रोम्बोहेड्रल में एंगल इक्वल होंगे, डिस्टेंस जो एक्सियल डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, और एंगल क्या होंगे? 90 के इक्वल नहीं होंगे। बाकी इसके बाद मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में ये इक्वल नहीं होंगे। ट्राइक्लिनिक में तो कुछ भी इक्वल नहीं है, ये देख लीजिए। ट्राइक्लिनिक की कंडीशन आप देख लीजिए, इसको आराम से समझ जाएंगे। इसको एक्सियल डिस्टेंस इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल अल्फा और गामा याद रखिएगा, मैंने लिखा अल्फा एंड गामा, ये 90 के इक्वल होंगे, लेकिन बीटा 90 नहीं होगा। वैसे इनको याद करने का अगर हम तरीका देखें तो एक तुम्हें अगर ये क्रम याद हो जाए, ये सीक्वेंस, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो देखो क्यूबिक में सी लिख दिया, क्यूबिक को सी लिख दिया, और TO C2 HRMT ऐसे याद रखेंगे। C2HRMT का मतलब है कि पहला क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, और MT का मतलब आ जाएगा कि यहां मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक हो जाएगा, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो ये टोटल आपके कितने हो गए? 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। इनको आसानी से आप याद कर लेंगे। अब एक चीज और बता दें, जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर ये 3 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, ये क्या है? तो एक चीज देखो बेटा,
जो सेंटर्ड और प्राइमिटिव तीनों के लिहाज पर कहें तो हमारी यूनिट सेल मोस्टली ये 4 टाइप की कैटेगराइज हुई थी। पीछे हमने किया था, एक सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर्ड क्यूबिक ईसीसी। तो ये टोटल कितनी हो गए 4, 1 2 3 4। तो जिसमें 2 लिखा है, जिसमें 3 लिखा है तो मतलब उसमें 3 का मतलब ये तीनों होंगे, ठीक है। सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। जिसमें 2 लिखा है उसका मतलब सिंपल क्यूबिक और बीसीसी होंगे। जिसमें 4 लिखा है वो चारों होंगे, ठीक। और जिसमें हेक्सागोनल सिर्फ 1 लिखा है 1, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को बेटा प्राइमिटिव भी बोलते हैं, ये याद रखना, सबको पता है, प्राइमिटिव भी इसको बोलते हैं। तो एक ही होगी, यहां पर भी एक ही होगी, यहां पर सिंपल क्यूबिक और बीसीसी होगी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक होगी। तो टोटल अगर काउंट करो तो 2 1 3 3 1 4 4 5 5 4 9 9 2 11 11 3 14। तो टोटल यहां पर 14 आपको ब्रेविस लैटिस मिलते हैं, 14 यूनिट सेल मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार आप लोग बनाएंगे और उम्मीद करते हैं ये बना लेंगे। यहां से एक क्वेश्चन मिल जाता है और यहां तक कि यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आ जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। यहां से जो क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि ये डेटा थोड़ा याद करना कठिन होता है। लेकिन आप लोग अगर इस तरीके से सीक्वेंस से याद रखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाकर, तो याद रहेगा। चलो ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।